बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम नीट प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए लेकर आया है लाइव डिजिटल क्लासेस ऑन यूट्यूब चैनल, प्री रिकॉर्डेड क्लास, क्लासरूम वीडियो, स्पेशल सेशन, चैट रूम। घर बैठे पूछिए सवाल, रिवीजन भी आसान। लॉकडाउन में सुनहरे सपनों को दे नई उड़ान। बायोम, नगराटोली और हीलू प्राची। एडमिशन गोइंग ऑन। बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम। चलिए, गुड इवनिंग सबको। रिज्यूम करते हैं फिर। तो एक हमने पढ़ लिया है अब तक अबाउट सब्स्टिट्यूशन, जिसमें आपने देखा कि दो तरह का होता है, ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन टाइप का। अब ये ट्रांजिशन ट्रांसवर्जन पढ़ने के बाद बात करते हैं अबाउट नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉइंट म्यूटेशन, दैट इज फ्रेम शिफ्ट, या फिर कहते हैं आप उसे जिब्रिस म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं या फिर कहते हैं उसे जिब्रिस म्यूटेशन। अब ये पॉइंट म्यूटेशन या फिर जिब्रिस म्यूटेशन क्या है, जरा इसे समझना होगा। और जहां आपने कहा कि जो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है उसका एग्जांपल देखा आपने, मैंने बोला कि सिकल सेल एनीमिया है, जो एग्जैक्टली आपको समझ में आएगा थोड़ी देर बाद, जब हम लोग बात करेंगे अबाउट दैट डिजीज। हम लोग बात करेंगे जब अबाउट मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, तब आपको समझ में आएगा। फिलहाल बस याद रखिएगा कि जो सिकल सेल एनीमिया है उसका कारण सब्स्टिट्यूशन ही होता है। आइए अब जरा बात करते हैं अबाउट दिस फ्रेम शिफ्ट, या फिर जिसे कहते हैं जिब्रिस म्यूटेशन। तो ये जो फ्रेम शिफ्ट या फिर जिब्रिस म्यूटेशन कहते हैं आप इसे, इसमें होता क्या है, तो इस बार कोई रिप्लेसमेंट नहीं होगा, इस बार किसी बेस का डिलीशन हो जाएगा, यानी कोई बेस गायब हो जाएगा, या फिर इंसर्शन हो जाएगा, यानी कोई नया आ जाएगा। राइट, इस बार इंसर्शन होगा या फिर डिलीशन होगा। इंसर्शन मतलब एक नया बेस का एडिशन, डिलीशन मतलब किसी बेस का वहां से जो एग्जिस्ट कर रहा था उसका वहां से डिलीट हो जाना होता है। कई सारे फैक्टर होते हैं जो इंसर्ट करा देते हैं, कई बार डिलीट करा देते हैं, उसकी बात नहीं करेंगे अभी हम लोग। म्यूटेशन कौन कराता है अलग से पढ़ेंगे हम लोग अबाउट म्यूटेजेंस। अभी हम लोग बात कर रहे हैं म्यूटेशन क्या है, कैसे होता है। फिलहाल तो लिखा है कि द केमिकल्स लाइक एक्रिडीन and proflavin causes loss or addition of one or two nitrogenous bases। ये कुछ ऐसे केमिकल्स हैं, इसे आप आगे जाके म्यूटेजेंस कहेंगे, जो म्यूटेशन कॉज करा सकता है उसे कहते हैं म्यूटेजेंस। तो ये कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो कि हो सकता है एडिशन या फिर हो सकता है कि लॉस करा दे किसका, वन और टू नाइट्रोजनस बेसेस इन स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। और डीएनए में अगर एक बेस का भी एडिशन करा देंगे एक्स्ट्रा, तो फिर तो आरएनए का सीक्वेंस बदलेगा ना, फिर प्रोटीन का भी सीक्वेंस बदलेगा ना, यानी हो गया म्यूटेशन। और क्या यहां लिखा है कि इट लीड्स टू कंप्लीट चेंज इन रीडिंग ऑफ जेनेटिक कोड। जरा समझिएगा कि रीडिंग ऑफ जेनेटिक कोड से क्या मतलब है। यहां एक डीएनए सीक्वेंस लिखा हुआ है, ये एक डीएनए सीक्वेंस लिखा हुआ है, जिसमें ये जो पहले के तीन हैं वो ATG है, फिर ACG है, फिर GAC है, AGA है और AAC है। आगे भी है, लिखा हुआ नहीं है उतना आगे। अब यहां जरा देखो चेंज क्या रहा है। म्यूटेशन हुआ ऐसे कि जो फोर्थ नंबर पे लगा हुआ न्यूक्लियोटाइड था A, वो डिलीट हो गया। क्या हुआ इसका हो गया डिलीशन। तो नीचे वाले सीक्वेंस में देख रहे होंगे आप कि चौथे नंबर पे जो A था वो तो गायब हो गया। जब गायब हुआ तो अब सीक्वेंस क्या रहा, पहले ATG था, पहले ATG था यहां पे, अभी भी ATG रहा, लेकिन उसके बाद क्या था ACG, अब क्या हो गया CGG। यानी जो ये इसके बाद वाला 3 था उसे एक काउंट करेंगे आप, ये तो गायब ही हो गया। वैसे ही थर्ड क्या था सीक्वेंस GAC, यहां पे थर्ड क्या हो गया ACA। यानी जो डीएनए का सीक्वेंस है वो तो चेंज हो गया। अब चेंज किए थे आप सिर्फ चौथे नंबर पे डिलीशन करा करके, लेकिन चौथे के बाद से सारा सीक्वेंस बदल गया ना। ये पूरा एक फ्रेम कहलाता, दिस इज वन फ्रेम, यहां से यहां तक इस एक फ्रेम कहते हैं। तो अगर आपने चौथे पे करा इंसर्शन या फिर डिलीशन, तो इसके बाद का सारा सीक्वेंस बदलने वाला है, इसलिए इसे कहते हैं आप फ्रेम शिफ्ट। फ्रेम ही शिफ्ट हो गया।
पहले इस फ्रेम में एसीजी था एक अपने आप में कोडोन, अभी क्या हो गया, ये सीजीजी अपने आप में कोडोन हो गया। तो आगे का पूरा फ्रेम बदल गया है, इसे कहते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। इट लीड्स टू चेंज इन अमाइनो एसिड स्ट्रक्चर, वो तो होना ही था, of protein, so new protein is formed which is completely different from previous protein। obvious सी बात है, फ्रेम बदलोगे तो कोडोन बदल गया, कोडोन बदला तो अल्टीमेटली आरएनए भी चेंज होगा, और आरएनए चेंज हुआ तो अल्टीमेटली प्रोटीन में अंतर तो आएगा ही आएगा, राइट। तो ये है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, जिसका कारण क्या है मैं यहां पर लिख रहा हूं, जो कॉज है इसका वो सब्स्टिट्यूशन नहीं है, कॉज है इसका इंसर्शन या फिर कॉज है डिलीशन। कभी भी सब्स्टिट्यूशन से फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन नहीं होता है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन नहीं होता है। आयुष कह रहा है सर कोडोन क्या होता है, कोडोन तो बेटा समझाया था अभी, चलो फिर समझा देता हूं। फिर लिखा है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस आर मोर हार्मफुल एज कंपेयर टू सब्स्टिट्यूशन, और ऑब्वियस सी बात है ज्यादा हार्मफुल तो होना ही चाहिए, क्योंकि वहां सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड का चेंज आया था, इस कारण से कोई एक अमाइनो एसिड में चेंज आएगा सिर्फ, लेकिन यहां तो देखो इसके बाद का सारा अमाइनो एसिड बदल जाएगा, क्योंकि पहले था एएसी, अभी हो गया ये एसी, कुछ और सीक्वेंस बदल गया है, तो सारे सीक्वेंस इसके बाद के बदल गए, यानी यहां जो प्रोटीन चेंज हो रहा है वो कुछ ज्यादा ही चेंज हो रहा है। अब ये कोडोन क्या है आप जानना चाह रहे थे, तो मैंने कहा कि आरएनए पे ये तीन न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस व्हिच कोड्स फॉर वन अमाइनो एसिड ड्यूरिंग ट्रांसलेशन इज नोन एज जेनेटिक कोड। दिस सीक्वेंस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ आरएनए कोडिंग फॉर वन अमाइनो एसिड इज नोन एज कोडोन। तो ये था फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, आपको समझ में आ रहा होगा अभी। जैसे यहां पे टीएसी है, यहां मैं एक ऐड कर दूं, फॉर एग्जांपल ऐड कर रहा हूं मैं जी को ऐड कर दूं, तो जरा देखो पहले एयूजी था तो अभी भी एयूजी ही रहेगा, क्योंकि हमने चेंज किया है, एडिशन करा है जी पे, लेकिन इसके बाद जरा देखो नॉर्मल में जो कोडोन था वो CUX था, लेकिन अब क्या हो जाएगा, वो जी था तो यहां पे क्या आएगा, सी आएगा, सी तो पहले से था, यहां पे CCU सीक्वेंस हो जाएगा यहां पे। गेटिंग माय पॉइंट, अगर यहां पे GGA हुआ तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या करोगे, यहां पे आप GGA का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, CCU, तो पहले CUX था और अभी CCU कर रहे हो, बदल गया ना अमाइनो एसिड। तो यही तो है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, क्योंकि आगे का सारा फ्रेम बदल गया होगा। फिर यह है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, जिसका कारण था इंसर्शन या फिर डिलीशन, जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए। आगे आते हैं और बात करते हैं अबाउट सम मोर टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, दैट इज पॉइंट में ही हम लोग बात कर रहे हैं। जो थर्ड होगा अपना वो है टॉटोमराइजेशन। नेक्स्ट वन इज, पहला हमने बात करा था अबाउट, फर्स्ट वन वाज सब्स्टिट्यूशन, नेक्स्ट वन वाज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अब बात कर रहे हैं हम लोग अबाउट टॉटोमराइजेशन। पढ़ते हैं आप केमिस्ट्री में, आप पढ़ते हैं कुछ ऐसा टॉटोमराइजेशन। अब जब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे वहां मैं आपको एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन का स्ट्रक्चर भी बताऊंगा, ड्रॉ करूंगा। और जब हम लोग ड्रॉ करेंगे तो देखेंगे आप कि जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं उनमें कीटो ग्रुप रहता है, उनमें अमीन ग्रुप आपको देखने को मिलेगा। अब कीटो ग्रुप जो लगा रहता है वो ऐसे यानी जो आप पढ़ते हैं कंडीशन फॉर टॉटोमराइजेशन की, कुछ कंडीशन होता है कि ऐसा होगा तभी हो सकता है टॉटोमराइजेशन, तो वो कंडीशन यहां फुलफिल होता है। और जो कीटो फॉर्म वाले होते हैं अमाइनो एसिड, कीटो फॉर्म वाले जो होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स, वो इनोल फॉर्म में चेंज होते हैं। और वही जो अमीन वाला है वो किस में कन्वर्ट होता है, इमीन में कन्वर्ट होता है, जो कि आप पढ़ते ही हैं टॉटोमराइजेशन में। टॉटोमराइजेशन में कीटो कन्वर्ट्स इनटू इनोल एंड अमीन कन्वर्ट्स इनटू इमीन। ये केमिस्ट्री की बातें हैं जो आप जानते होंगे मोस्ट प्रोबेबली। अब मैं कह रहा हूं कि जो अपना नाइट्रोजनस बेस है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन या फिर थाइमिन, वो भी कीटो या फिर अमीन फॉर्म में रहता है। और
अपने बॉडी के अंदर क्या पीएच है, क्या फिजियोलॉजी है, उसके हिसाब से वो अपने आप को टोटोमराइज भी करता रहता है और कीटो से इनोल में कन्वर्ट होता है, अमीन से इमीन फॉर्म में कन्वर्ट होता रहता है और ये चलता रहता है। यानी लगातार जो अभी एडेनिन देख रहे हैं आप कीटो फॉर्म में, जो एडेनिन देख रहे हैं आप अमीन फॉर्म में, वो इमीन फॉर्म में भी बनता है। जिसे आप देखते हैं कीटो फॉर्म में, वो अपने आप इनोल फॉर्म में भी जाता है, यानी वो आपस में इंटरकन्वर्टेबल फॉर्म में रहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो अपना नाइट्रोजनस बेस है वो भी टोटोमराइजेशन दिखाता है, और अगर टोटोमराइजेशन दिखाता है तो उसका जो बेस पेयरिंग नेचर था वो बदल जाता है। जैसे अगर मैंने कहा A कंबाइन करता है किसके साथ, T के साथ, लेकिन अगर A टोटोमराइज हो जाए तो उसका बेस पेयरिंग नेचर भी बदल जाता है, वो T से कंबाइन नहीं करके C से कंबाइन करता है। तो कौन किसके साथ कंबाइन करता है टोटोमराइज होने के बाद, वो आप मत याद रखिए, जरूरत नहीं है, लेकिन ये जरूर याद रखिए कि टोटोमराइजेशन होने के चलते भी जो बेस पेयरिंग नेचर है वो बदल जाता है, यानी फिर सीक्वेंस बदल जाएगा डीएनए का और फिर सीक्वेंस बदल जाएगा प्रोटीन का, यानी ये भी अपने आप में म्यूटेशन का ही टाइप है। दिस वाज थर्ड वन। वैसे ही कुछ और भी म्यूटेशन होते हैं, जैसे नॉनसेंस म्यूटेशन, जैसे मिस सेंस म्यूटेशन, जैसे साइलेंट म्यूटेशन। तो ये जो तीन मैंने कहा म्यूटेशन, नॉनसेंस, मिससेंस और साइलेंट म्यूटेशन, इसकी बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, अभी नहीं। बस अभी याद रखिएगा कि हाँ ये भी अपने आप में म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन का ही टाइप है। तो तीन मैंने आपको समझा दिया है, सब्स्टिट्यूशन, जिबरिस, टोटोमराइजेशन, और तीन मैंने छोड़ा है नेक्स्ट जो अपना चैप्टर रहेगा उसके लिए, वहां पढ़ेंगे आप कि नॉनसेंस म्यूटेशन क्या होता है, मिससेंस म्यूटेशन क्या होता है और साइलेंट म्यूटेशन क्या होता है। तो बेसिकली ये था पॉइंट म्यूटेशन, जिसमें आपने देखा कि किसी एक जीन के अंदर चेंज होता है, आइदर बिकॉज ऑफ सब्स्टिट्यूशन और बिकॉज ऑफ इंसर्शन डिलीशन और बिकॉज ऑफ टोटोमराइजेशन। यही मेन तीन कारण होते हैं पॉइंट म्यूटेशन के। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, टाइप्स ऑफ म्यूटेशन कवर कर लिया हम लोगों ने, अब बात करना है अबाउट म्यूटेजेंस। यानी ये क्या है, दीज आर म्यूटेशन इंड्यूसिंग एजेंट्स, जो म्यूटेशन कॉज करा दे उसे कहते हैं आप म्यूटेजेंस। नाम ही तो आंसर है, जेंस यानी जेनेसिस मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन, तो जो म्यूटेशन कॉज कराएं उसे कहते हैं आप म्यूटेजेंस। टोटोमराइजेशन का एग्जाम्पल क्या होगा सर, मैंने कहा कि जब टोटोमराइजेशन होता है तो जो एडेनिन है, एक्चुअली आप अभी पढ़े नहीं है स्ट्रक्चर और बायोमोलिक्यूल भी नहीं पढ़े हो आप, तो जब आप देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एडेनिन तो देखेंगे वो अमीन फॉर्म में होता है, ठीक है ना। जब आप देखेंगे गुआनिन तो वो अपने कीटो फॉर्म में होता है। अब ये कीटो फॉर्म में है गुआनिन, अमीन फॉर्म में है एडेनिन, तो ये जो फिजियोलॉजिकल पीएच है अपना, उस पे ये कीटो से इनोल भी बनते हैं और अमीन से इमीन भी बनते हैं। नया नाम नहीं कहते हैं, थोड़ी मॉलिक्यूल का नाम थोड़ी होता है नया, है ना। आप तो ये कहते हैं कीटो फॉर्म है, इनोल फॉर्म है, तो नया नाम नहीं होता एडेनिन से जो नया बनता है, तो आप सिंपली कहते हैं कि वो उसका टोटोमराइज्ड फॉर्म है, अलग से कुछ नाम नहीं होता उसका। और जब टोटोमराइज होता है तो उसका जो बेस पेयरिंग नेचर है, यानी जो ए कंबाइन करता है टी के साथ, अगर वो ए टोटोमराइज हो जाए तो उसका बेस पेयरिंग का जो नेचर था वो भी अल्टर हो जाता है। ऐसा आप ध्यान रखिएगा। स्वर्णदीप, चलिए तो आते हैं म्यूटेजेंस पे। मैंने कहा ये वैसे सब्सटेंसेस हैं जो म्यूटेशन कॉज कराते हैं। अब ये मेनली दो तरह के म्यूटेजेंस होते हैं, हालांकि तीसरा भी है बायोलॉजिकल, लेकिन मेनली दो तरह का होता है, एक होता है फिजिकल और एक होता है केमिकल म्यूटेजन। जो फिजिकल म्यूटेजन है इसमें आता है टेम्परेचर और आता है हाई एनर्जी रेडिएशन। पहले बात करते हैं अबाउट टेम्परेचर। जब टेम्परेचर की बात करते हैं आप, जरा इसको ऐसे समझिए, अगर मैंने कहा कि ये डीएनए है तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड आपस में जुड़े होते हैं विद द हेल्प ऑफ, आप मुझे बताइए जो डीएनए के दो स्ट्रैंड्स हैं, ये जो दो स्ट्रैंड्स हैं डीएनए के, ये दो स्ट्रैंड डीएनए के आपस में कैसे जुड़े होते हैं, कौन से बॉन्ड से जुड़े होते हैं, कौन से बॉन्ड से ये दोनों स्ट्रैंड आपस में जुड़े होते हैं? नहीं बताओगे तो मार खाओगे।
हालांकि ये मार भी वर्चुअल मार होगा, लेकिन खाओगे जरूर। पलक कह रही है हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। अब अगर पलक या फिर बाकी लोग, मैं जो कह रहा हूं कि अगर मैंने कहा कि ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, यहां मैंने कहा ए है और यही मैंने कहा टी, यहां मैंने कहा जी, यहां मैंने कहा सी, तो आपको दिख रहा है ए और टी के बीच में मैंने 2 बॉन्ड बनाए हैं, जी और सी के बीच में मैंने 3 बॉन्ड बनाया है। अब मुझे बताइए कि ये डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड जो आप कह रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, यहां दिख रहा है डबल बॉन्ड, ये दिख रहा है ट्रिपल बॉन्ड, ये सब क्या है? ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है कि हाइड्रोजन बॉन्ड है? These are डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड ही हैं, क्या है? आपने तो कहा हाइड्रोजन बॉन्ड, लेकिन मैं जितना जानता हूं उसके हिसाब से A कंबाइंस टू T और बीच में 2 बॉन्ड दिखता है, G कंबाइंस टू C और बीच में 3 बॉन्ड दिखता है। तो ये 3 बॉन्ड या फिर 2 बॉन्ड क्या है? सोनदीप कह रहा है ये हाइड्रोजन बॉन्ड ही है। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, मैं फंसाना चाह रहा था आपको। तो ये भले ही 2 हैं, लेकिन ये 2 डबल बॉन्ड वाला नहीं है, ये कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है जो कि 2 है नंबर वाइज। वैसे ही यहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड जो कि नंबर वाइज 3 है। और फिर से केमिस्ट्री में आई है तो हाइड्रोजन बॉन्ड इज वीक बॉन्ड, कमजोर होता है ये। और ऐसे में अगर आप इस डीएनए को हाई टेम्परेचर देंगे तो दोनों स्ट्रैंड्स जो जुड़े थे बाई वीक हाइड्रोजन बॉन्ड वो टूट जाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएगा और ये दोनों स्ट्रैंड हो जाएंगे अलग अलग। तो अगर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स अलग अलग हो जाएंगे तो ऐसा डीएनए किसी काम का है क्या? किसी काम का नहीं है। यानी ये म्यूटेशन हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। डीएनए ही जब खराब हो गया तो अल्टीमेटली आरएनए नहीं बनेगा, आरएनए नहीं बनेगा तो अल्टीमेटली प्रोटीन नहीं बनेगा। तो ये भी अपने आप में म्यूटेशन है। हाई टेम्परेचर कॉजेज डीनेचुरेशन। क्या कहते हैं आप इसे? इसे कहते हैं डीनेचुरेशन। दिस इज नोन एज डीनेचुरेशन। और जो डीनेचुरेशन है ये एक्चुअली यानी जो ये कन्वर्जन है डबल स्टैंडर्ड का सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये एक्चुअली रिवर्सिबल है। यानी अगर हम लोग इसको लो टेम्परेचर दें तो अपने आप ये दोनों जुड़ भी जाएंगे आपस में और इसे कहते हैं आप रीनेचुरेशन। डबल स्टैंडर्ड से सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होना इज डीनेचुरेशन और डबल स्टैंडर्ड फॉर्म से सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होना इज डीनेचुरेशन और सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म से वापस अपने नेचुरल स्टेज में आ जाना यानी डबल स्टैंडर्ड स्टेज में आ जाना इज रीनेचुरेशन। तो डीनेचर करना है तो हाई टेम्परेचर, रीनेचर करना है तो लो टेम्परेचर देकर के आप रीनेचर बिल्कुल कर सकते हैं। अब अगर यहां से मैं बोलूं तो एक टर्म होता है टीएम वैल्यू जो कि मेल्टिंग टेम्परेचर है। ध्यान रखिएगा, मैंने कहा है टीएम वैल्यू और मैं यहां पे एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि जो मेल्टिंग टेम्परेचर है, जो टीएम वैल्यू है किसका, जो टीएम वैल्यू है प्रोकैरियोट्स का यानी बैक्टीरिया का, ये ज्यादा है। दिस इज मोर देन टीएम वैल्यू ऑफ यूकैरियोट्स। आप अगर सोचेंगे तो आप आंसर भी दे सकते हैं मुझे। मैंने बोला है कि जो मेल्टिंग टेम्परेचर है जिसे आप टीएम वैल्यू कहते हैं, ये बैक्टीरियल डीएनए का ज्यादा होता है और यूकैरियोटिक डीएनए का कम होता है। कोई आंसर कर सकता है क्या इस बात का कि ऐसा क्यों बोला है मैंने? जो मेल्टिंग टेम्परेचर है बैक्टीरियल डीएनए का वो ज्यादा है और जो मेल्टिंग टेम्परेचर है यूकैरियोटिक डीएनए का वो कम है। इसका क्या एक्सप्लेनेशन है? जरा कोई दिमाग लगाए तो आंसर बिल्कुल कर सकता है। मैं आपको हिंट दूं तो आप पढ़े हैं इन चीजों को, जब किंगडम मोनरा पढ़े होंगे आप, तब इनके बारे में आप पढ़े हैं। आदित्य कह रहा है सर्कुलर डीएनए होता है इसलिए, अब इससे कह रहा है सेल वॉल होता है इसलिए। पीयूष कह रहा है आरएनए में टेम्परेचर का कारण
म्यूटेशन ही होगा। सवाल का जवाब सवाल हो गया रे। सोनदीप कह रहा है सर्कुलर डीएनए एंड हिस्टोन्स। चलिए आप लोग जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, लेकिन जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। बिकॉज बैक्टीरियल डीएनए इज सर्कुलर नहीं। तौसीफ कह रहा है प्रोकैरियोटिक डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है। चलिए जो आप कह रहे हैं वो सब बात सही है, लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि कितना टांग है तुम्हारा, तुम कह रहे हो मेरा एक नाक है, तो तुम तो सही कह रहे हो, लेकिन जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब तो नहीं मिला मुझे। और उसका आंसर ये है कि जो बैक्टीरियल डीएनए होता है, बैक्टीरियल डीएनए जो होता है उसमें जीसी कंटेंट हाई होता है, जबकि यूकेरियोटिक डीएनए में क्या होता है, एटी सीक्वेंस ज्यादा होता है। यानी जरा समझिए इस बात को ऐसे, अगर मैं कहता हूं कि ये कोई बैक्टीरिया का डीएनए है लाइक दिस, तो यहां से यहां अगर ये 10 बेस पेयर्स हैं तो उस 10 में ज्यादातर क्या होंगे, जीसी वाले होंगे। 7 मैंने कहा क्या है, जीसी है, और 3 मैंने कहा एटी है। जबकि अगर मैं कहता हूं कोई यूकैरियोट का डीएनए है, ये रहा, यहां से यहां तक का 10 बेस पेयर है, तो इस 10 बेस पेयर में ज्यादा क्या होगा, 80 ज्यादा होगा, और जीसी जो है वो कम होगा। ठीक बात है। और अगर जीसी ज्यादा होगा तो आप अभी देख रहे थे जी और सी आपस में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स जुड़े हैं, यानी अगर जीसी कंटेंट ज्यादा यानी दोनों स्ट्रैंड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड भी ज्यादा, यानी उनको तोड़ने के लिए आपको देना पड़ेगा एनर्जी भी ज्यादा, यानी मेल्टिंग टेम्परेचर हो गया ज्यादा। ठीक बात है। तो ये इसका आंसर है, ध्यान रखिएगा। मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ बैक्टीरियल डीएनए इज टुवर्ड्स हायर लिमिट, या फिर यूकैरियोट से ज्यादा होता है। कारण है कि वहां पे जीसी कंटेंट ज्यादा होता है। जीसी कंटेंट ज्यादा होने के चलते नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बढ़ जाते हैं और डीएनए हो जाता है स्टेबल। क्या ये क्लियर हुआ आपको? क्या ये क्लियर हुआ कि क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? क्या ये क्लियर है कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं? तो ये था टेम्परेचर, जो कि अपने आप में एक म्यूटेजेनिक एजेंट था। आगे बढ़ते हैं, फिजिकल म्यूटेजन में ही नेक्स्ट है रेडिएशन। तो जैसे टेम्परेचर अपने आप में एक फिजिकल म्यूटेजन है, वैसे ही रेडिएशन भी अपने आप में एक फिजिकल म्यूटेजन है। लेकिन हर रेडिएशन म्यूटेजेनिक नहीं होता है। कौन होता है फिर? तो आप पढ़ते हैं ऐसे, एक्सरेज, यूवी, देन विजिबल, एंड देन आप कहते हैं इंफ्रारेड, और इसे आप कहते हैं कि ये है इनका वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट। यानी अगर मैं कह रहा हूं कि इधर से इधर जाने पे वेवलेंथ बढ़ता है, मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कम। फ्रीक्वेंसी कम मतलब एनर्जी क्या होता है, कम। E = h न्यू कहते तो हैं आप, यानी एनर्जी इस तरफ फॉलो का ज्यादा है। किस तरफ फॉलो का? जो विजिबल के इस तरफ है उसका एनर्जी ज्यादा है, और वो म्यूटेशन कॉज करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, वो रेडिएशन जिनका वेवलेंथ विजिबल से कम है, यानी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, वो होते हैं म्यूटेजेनिक नेचर के। अब जो विजिबल के इधर वाले हैं वो कौन कौन हैं? तो जैसे देखो आप, अल्फा, बीटा, गामा रेज या फिर एक्स रेज जो होते हैं, ये इधर आएंगे तो और अल्फा बीटा भी मिलेगा आपको। तो जो अल्फा, बीटा, गामा और एक्सरे है, इसे कहते हैं आप आयोनाइजिंग रेडिएशन। और जो यूवी है, इसे कहते हैं आप नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। क्यों ऐसा कह रहे हो आप? तो जरा देखो आप, एक्सरेज और यूवी को कंपेयर करने को मैं बोलूं कि बताइए दोनों में एनर्जी ज्यादा किसका होगा, तो आप कहेंगे सर एक्सरे का एनर्जी ज्यादा होगा, यूवी का एनर्जी कम होगा, क्योंकि इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा है, इसका फ्रीक्वेंसी जो है वो कम है। तो चूंकि यूवी रेडिएशन के रेस्पेक्ट में यूवी भी म्यूटेजेनिक है, मैंने कहा कि विजिबल के पहले जो भी है सब म्यूटेजेनिक है, लेकिन विजिबल के ठीक पहले है यूवी, यानी उसका एनर्जी विजिबल से थोड़ा ही ज्यादा है। लेकिन जितना आप इधर जाएंगे उतना एनर्जी बढ़ता जाएगा, और जितना एनर्जी ज्यादा होगा उतना ही वो आयोनाइजिंग रेडिएशन कहलाएंगे, यानी वो आपके सेल्स को, वो आपके प्रोटीन को, वो आपके फैट को, डीएनए को आयोनाइज करने का कैपेसिटी रखते हैं। तो रटिएगा मत, कंसेप्ट समझिएगा कि यूवी से पहले वाले की एनर्जी ज्यादा है तो आयोनाइज कर लेते हैं, यानी अल्फा, बीटा, गामा और एक्सरेज कैसे हैं,
आयोनाइजिंग रेडिएशन है, जबकि जो यूवी रेडिएशन है जिसका एनर्जी कम है लेकिन विजिबल से तो ज्यादा है ही, तो यूवी जिसका एनर्जी कम है वो होता है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। अब ये जो आयोनाइजिंग है वो क्या कर सकता है, क्या करता है, तो ये क्रोमोसोम को तोड़ देता है, वो हो सकता है एबनॉर्मल सेल डिवीजन कराने लगे या फिर हो सकता है कैंसर हो जाए इससे। तो ये अलग अलग आउटकम्स हैं अगर आप फ्रीक्वेंटली एक्सपोज होते हैं एक्सरे से, अल्फा से, बीटा से या फिर गामा रेज से, तो ये आपको आउटकम्स देखने को मिलेंगे। और इसका क्लासिक एग्जांपल ये है कि आप जब पढ़ते हैं, चाहे सुने होंगे कभी अबाउट भोपाल गैस ट्रेजेडी, तो वो हुए कई साल बीत गए, कई दशक बीत गए, लेकिन आज भी जो जनरेशन होते हैं, जो लोग अफेक्ट हुए थे, उनका आज भी जो नया जनरेशन आता है वो सब म्यूटेंट फॉर्म में है, यानी कुछ ना कुछ उनको अंदर में डिफेक्ट रहता है, बाकी लोगों से अलग रहते हैं। वो अलग रहते हैं मतलब उनके फीचर्स अलग रहते हैं, कोई ना कोई रोग रहता है जो कि बाकी लोगों को नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये है कि आयोनाइजिंग जो है ये है बहुत हार्मफुल रेडिएशन, ये म्यूटेट करता है बड़ा फटाफट। और वहीं मैंने कहा यूवी क्या है, अपने आप में एक नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है, इसको आप अच्छे से समझिएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अबाउट दिस यूवी रेडिएशन। ये जो यूवी है इट हैज लेस पेनिट्रेशन, क्योंकि आपने देखा अभी एनर्जी कम था तो पेनिट्रेशन इसका कम हो गया, एंड स्किन ऑफ हायर ऑर्गेनिज्म एब्जॉर्ब्स रेडिएशन। इसका जो पेनिट्रेशन है वो कम है। सो दे डोंट कॉज एनी इफेक्ट इन हायर एनिमल्स। चूंकि इनका पेनिट्रेशन पावर कम है, चूंकि एनर्जी कम था, इसलिए जो हायर प्लांट या फिर हायर एनिमल्स हैं उनमें इनका असर नहीं रहता है, लेकिन जो माइक्रोब्स हैं उसमें असर रहता है यूवी का। बट यूवी एंड रेडिएशंस आर effective mutagens in microbes and due to more effect leads to death of microbes। यानी माइक्रोब्स के लिए बड़ा ये इफेक्टिव है। मैंने समझाया था शायद पहले भी कि प्लांट्स में म्यूटेशन कराना है तो फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं आप गामा रेडिएशन, और अगर एनिमल्स में तो एक्सरेज, और माइक्रोब्स में कराना है तो फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं आप यूवी रेडिएशन को। और शायद लास्ट लेक्चर में ही आया था कि जो आप आरओ वाटर प्लांट में देखते हैं यूवी लैंप, वो क्यों है, तो दैट यूवी लैंप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंड्यूसिंग म्यूटेशन इन बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया को म्यूटेट कर देता है, यानी पानी को साफ करता है, बैक्टीरिया को मार देता है, राइट। तो आगे बात करते हैं जरा। यूवी रेज एंड HNO2 that is nitrous acid causes deamination of nitrogenous bases। फिर से वही बात, अभी हमने पढ़ा नहीं है अबाउट नाइट्रोजनस बेसिस, जब पढ़ेंगे तो आप स्ट्रक्चर देख लेंगे और देखेंगे वहां पे कि अमीन ग्रुप रहता है। तभी मैंने कहा था कि वो टॉटोमराइज भी होता है फ्रॉम अमीन टू इमीन, कीटो टू इनोल। अब ये अगर यूवी रेडिएशन से या फिर नाइट्रस एसिड से अगर आप एक्सपोज होते हैं, आपके सेल्स एक्सपोज होते हैं, तो ये क्या कराता है, ये कराता है डीअमीनेशन, यानी आपके बेसेस से अमीन ग्रुप का रिमूवल करा देता है। और अगर ऐसा होगा तो अल्टीमेटली जो केमिस्ट्री है उस बेस का बदलेगा, यानी फिर से डीएनए खराब होगा, आरएनए खराब होगा और अल्टीमेटली प्रोटीन तो खराब होगा ही। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है बहुत ज्यादा कि जब एडेनिन का होता है डीअमीनेशन तो उससे बनने वाला मॉलिक्यूल का नाम हाइपोजैंथीन होता है। सिमिलरली जब गुआनिन का होता है डीअमीनेशन तो बनने वाले मॉलिक्यूल का नाम जैंथीन होता है। सिमिलरली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट साइटोसिन आफ्टर डीअमीनेशन कन्वर्ट्स इनटू यूरेसिल। ये जो फैक्ट है इसे मैंने स्टामा कर दिया है, आप जब भी नोटबुक में लिखेंगे तो स्टामा कर दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हॉटस्पॉट है क्वेश्चंस के लिए। तो ये अलग अलग आपको दिख रहे हैं, रिजल्ट्स मिल रहे हैं डीअमीनेशन के। और डीअमीनेशन कब होता है, तो जब आपके सेल्स, जब आपका क्रोमोसोम, जब आपका डीएनए HNO2 से या फिर यूवी से एक्सपोज होता है। तो दूसरी चीज कि यूवी का जरा बात करें तो यूवी रेज डू नॉट कॉज डीअमीनेशन इन थाइमीन। आप देख पा रहे होंगे एडेनिन में हुआ है डीअमीनेशन, गुआनिन में हुआ है डीअमीनेशन, साइटोसिन में हुआ है डीअमीनेशन, लेकिन नहीं हुआ तो कहां, थाइमीन में नहीं होता है, ये याद रखिएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि थाइमीन बच के निकल जाएगा, थाइमीन को भी नुकसान होगा। कैसा नुकसान होगा भाई, तो मान लीजिए मैंने कहा ये डीएनए का एक स्ट्रैंड है, यहां मैंने कहा ए है, मैंने कहा यहां पे जी है, मैंने कहा यहां पे सी है, यहां मैंने कहा टी है, ए है और इस तरह से टी है।
तो जब यूवी लाइट से आप एक्सपोज करते हैं डीएनए को तो होता है ये कि जो थाइमिन है, ये देख रहे हैं आप एडिशन थाइमिन, इनके बीच में ऐसे लिंक बन जाता है, इनके बीच में बॉन्ड बन जाता है, और जब ऐसा हो इसे कहते हैं आप थाइमिन डाइमराइजेशन। क्या है ये? थाइमिन का डाइमर बन गया, नहीं दो थाइमिन आपस में जुड़ गए जो पास पास थे। तो और ऐसा अगर होगा तो रेप्लिकेशन विल बी एबनॉर्मल, ट्रांसक्रिप्शन विल बी एबनॉर्मल एंड दस प्रोटीन सिंथेसिस विल बी आल्सो एबनॉर्मल। तभी तो आप ऑपरेशन थिएटर हो या फिर आपका आरओ वाटर प्लांट हो, इन सब में आप यूवी लैंप लगाते हैं, क्योंकि यूवी लैंप लगाने से जो माइक्रोब्स हैं दे विल अल्टीमेटली म्यूटेट एंड दे विल डाई। तो वही लिखा है, डॉक्टर बनने के बाद आपके ऑपरेशन थिएटर में यूवी लैंप लगा होगा। क्यों लगा होगा? क्योंकि ये माइक्रोब को मार देता है। और डॉक्टर जब नहीं बने हैं तो घर में देख रहे हैं आप, यूवी लैंप लगा है आपके आरओ वाटर प्लांट में, वो क्या कर रहा है? वो बैक्टीरिया को म्यूटेट कर रहा है। कैसे करता है तो मैंने बता दिया, थाइमिन का डाइमर बन जाता है, और जब ऐसा होगा तो रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन सब एबनॉर्मल होगा, ऐसे में बैक्टीरिया विल डाई। तो ये था अबाउट दिस फिजिकल म्यूटेशन, जिसमें हमने बात किया अबाउट टेम्परेचर एंड अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशन, जो कि थे आयोनाइजिंग एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। आयोनाइजिंग में हमने बात किया अबाउट अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, एक्स रेज, जिसका एनर्जी रिलेटिवली यूवी से और विजिबल से ज्यादा था। और वहीं हमने बात किया जो आयोनाइजिंग है उसमें, हमने बात किया जो नॉन आयोनाइजिंग है उसका एग्जांपल था यूवी, क्योंकि उसका एनर्जी एज कंपेयर टू एक्स रेज या फिर अल्फा बीटा गामा कम था, तो आयोनाइज नहीं कर पाता है। क्या कर पाता है तो हमने देख लिया है, वो थाइमिन का कराता है डाइमराइजेशन। स्वनदीप कह रहा है यूरेसिल में डीअमीनेशन होगा यूवी से। यूरेसिल जब आप देखोगे स्ट्रक्चर तो वहां पे अमीन होता ही नहीं है, तो डीअमीनेशन कैसे होगा? मैंने बता दिया आपको कि डीअमीनेशन किसका होता है, फिर से वो स्लाइड दिखाता हूं। डीअमीनेशन होता है एडेनिन का, गुआनिन का, साइटोसिन का, ठीक है ना। इन सब में ये अमीन बाहर निकल जाने के बाद के प्रोडक्ट हैं। तो जब यहां से अमीन निकाल दोगे तो न बनेगा यूरेसिल। तो जब यूरेसिल से निकाल ही दिए हो आप अमीन को, तो फिर कैसे अमीन को निकालोगे? तो पहले ही निकला हुआ था। इसलिए हाइपोजेंथीन, जेंथीन या फिर यूरेसिल का डीअमीनेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दे आर ऑलरेडी डीअमीनेटेड फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस। ठीक है स्वनदीप। भावना कह रही है सर थाइमिन में कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवैलेंट बॉन्ड बनता है ड्यूरिंग दिस डाइमराइजेशन। चलिए आगे कुछ और भी इंफॉर्मेशंस हैं आपके लिए, और वो इंफॉर्मेशंस ये हैं कि केमिकल म्यूटेशंस आर मोर हार्मफुल देन रेडिएशन बिकॉज द बॉडी इज नॉट प्रोटेक्टेड अगेंस्ट केमिकल्स। आप जब किसी रेडिएशन से एक्सपोज होते हैं तो कोई बॉडी का एक पार्ट एक्सपोज होता है, लेकिन जब आप केमिकल से एक्सपोज होते हैं तो आपके सर्कुलेटरी सिस्टम के मदद से वो तो पूरे बॉडी में ही फैल जाता है, यानी इसका नुकसान ऑब्वियसली ज्यादा होगा, लोकलाइज्ड इसका असर नहीं होगा। सोर्स ऑफ केमिकल म्यूटेशन आर फूड, एयर एंड वाटर। ये जो केमिकल म्यूटेशंस हैं जिसकी बात करेंगे हम लोग, कौन कौन से एग्जांपल्स हैं, ये आपका जो लाइफस्टाइल है खाने का, हो सकता है खाने में कुछ ऐसा पड़ा हो जो कि म्यूटेजेनिक हो, या फिर हो सकता है जो आप इनहेलेशन कर रहे हैं हवा में कुछ ऐसा हो, पानी में ऐसा कुछ हो। तो ये अलग अलग जगहों पे केमिकल म्यूटेशंस आपको देखने को मिल सकते हैं। इफेक्ट ऑफ रेडिएशन इज लोकलाइज्ड एज आई टोल्ड यू अर्लियर, व्हाइल केमिकल म्यूटेशन स्प्रेड इन complete body through blood circulation, and when they reach in gonads they cause germinal mutation as well। आप देख पा रहे होंगे कितना इसका डेडली इंपैक्ट पड़ रहा है। अगर रेडिएशन से एक्सपोज हुए हैं तो सोमेटिक सेल एक्सपोज हुआ है तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट प्रोजेनी में कोई दिक्कत नहीं आने वाला है, वो ट्रांसफर ही नहीं होगा, वो इनहेरिट ही नहीं होगा। लेकिन अगर केमिकल से एक्सपोज हो गए हैं आप और वो केमिकल म्यूटेजेनिक है तो वो केमिकल आपके गोनाड्स तक ही पहुंचेगा और वो आपके जर्म सेल्स को भी म्यूटेट करेगा, यानी आपके गैमेट को भी म्यूटेट करेगा, यानी वो तो इनहेरिट होने वाला है, राइट। तो ये केमिकल म्यूटेशन है जो कि नुकसान ज्यादा करता है। केमिकल्स ऑल्सो कॉज क्रोमोसोमल म्यूटेशन, क्रोमोसोम के अंदर म्यूटेशन ये कॉज कराते हैं।
और जो आपको काम आएगा एज पर एनटीए इज कंसर्न्ड, दैट इज एग्जाम्पल क्या है इन केमिकल म्यूटेजेंस का, जैसे मस्टर्ड गैस जिसका यूज हुआ था वर्ल्ड वॉर के टाइम पे भी, उसी टाइम पे रिपोर्ट ही किया गया था कि ये म्यूटेजेनिक हुआ करता है। तो मस्टर्ड गैस यूज हुआ था ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1। तो मस्टर्ड गैस है या फिर कार्बन टेट्रासल्फाइड है या फिर डीडीटी है, HNO2 है, LSD है। LSD क्या है आप पढ़ते होंगे जियोलॉजी में, ये है हैलोसिनोजन, जो हैलोसिनेशन कॉज कराए उसे कहते हैं हैलोसिनोजन। तो ये LSD भी अपने आप में म्यूटेजेनिक एजेंट होते हैं। तो आप इन एग्जांपल्स को याद रखें, खुश रहें, एग्जाम्पल हो सकता है काम आ जाए। दिस वॉज अबाउट केमिकल म्यूटेजन। थोड़ा और बात करते हैं अबाउट केमिकल म्यूटेजन। जितने भी केमिकल म्यूटेजेंस हैं आप उन्हें दो अलग अलग कैटेगरी में बांट सकते हैं। क्या है वो कैटेगरी? तो जितने भी केमिकल म्यूटेजेंस हैं वो दो तरीके से काम करते हैं ब्रॉडली। एक तरीका ये है कि वो रेप्लिकेटिंग एज वेल एज नॉन रेप्लिकेटिंग डीएनए दोनों को म्यूटेट करें, और एक होता है वैसा म्यूटेजन जो कि सिर्फ और सिर्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए को ही, जिसका रेप्लिकेशन हो रहा है सिर्फ उसी समय डीएनए को खराब कर सकता है। एक बार फिर से मैंने कहा all chemical mutagens can be categorized into two different categories. One category includes those mutagens जो कि replicating as well as non-replicating DNA दोनों को म्यूटेट कर सकते हैं। बेचारा डीएनए चुपचाप बैठा है, आराम कर रहा है, जाके उसको पिक कर दिए, म्यूटेट कर दिए उसको। डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है, वहां पे जाके पोक कर दिए उसको, वहां पे उसको डिस्टर्ब कर दिए, म्यूटेट कर दिए। तो एक कैटेगरी ऐसा है, और दूसरा वैसा है जो सिर्फ और सिर्फ रेप्लिकेट करते टाइम ही डीएनए को म्यूटेट कर सके। राइट, तो ये दो कैटेगरी है। जरा आते हैं उन दो कैटेगरीज पे। HNO2 यानी नाइट्रस एसिड एंड एक्रिडीन म्यूटेट्स रेप्लिकेटिंग, इसे करेक्ट कर लीजिएगा, म्यूटेट्स रेप्लिकेटिंग एज वेल एज नॉन रेप्लिकेटिंग डीएनए। ये दोनों को म्यूटेट करता है। मैंने भी समझाया था कि HNO2 से एक्सपोजर होगा तो डीएमिनेशन होगा। अब वो डीएनए रेप्लिकेट कर रहा हो या फिर चुपचाप बैठा, उसे क्या फर्क पड़ता है? वो तो HNO2 जाएगा और डीएमिनेशन करा देगा। तो ये दोनों फॉर्म ऑफ डीएनए को अफेक्ट करता है, चाहे वो रेप्लिकेटिंग हो या फिर नॉन रेप्लिकेटिंग हो। वैसे ही जो एक्रिडीन है, ये एक्रिडीन क्या है? तो ये इंटरकैलेटिंग एजेंट है। अब ये क्या होता है? तो जैसे ये रहा डीएनए, अगर ये डीएनए है, यहां मैंने कहा नाइट्रोजनस बेस है, यहां ए है तो मैंने सामने कहा टी है, यहां मैंने कहा सी है तो सामने मैंने कहा जी रहा होगा। इन नेक्स्ट चैप्टर आई विल टीच यू दैट दिस नाइट्रोजनस बेसेस जो कि अभी पेयर के फॉर्म में है, मान लीजिए मेरा ये जो पाम है ये ए है और जो मेरा ये पाम है ये टी है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि ये ए है और ये टी है, ये ए है और ये टी है। तो इसका पेयरिंग कैसे होता है? दोनों ए और टी सेम प्लेन में रहते हैं। इट विल बी लाइक दिस। ऐसा नहीं होगा कि ए इस प्लेन में है और टी इस प्लेन में है, ऐसे बॉन्डिंग नहीं होता है। दोनों इसी प्लेन में होंगे, दो इसी प्लेन में होंगे, या फिर दोनों इसी प्लेन में होंगे। जैसा भी होगा प्लेन उनका एक ही होगा। यानी अगर मैंने कहा ये एटी है तो ऐसे लगा है और जीसी है तो नीचे में जीसी ऐसे लगा है। तो चूंकि ये प्लेनर हुआ करते हैं इसीलिए इनके बीच में स्पेस रहेगा। और कई ऐसे केमिकल्स हैं जो कि इस बीच के स्पेस में जाकर के फंस जाते हैं, इन्हें कहते हैं आप इंटरकैलेटिंग एजेंट्स। जो कंसेक्यूटिव बेस पेयर के बीच में जाकर के फंस जाएं उसे कहते हैं इंटरकैलेटिंग एजेंट। जैसे है एक्रिडीन। एक्रिडीन अपने आप में इंटरकैलेटिंग एजेंट है और इसका असर तो बहुत भयानक है। इट कैन कॉज डिलीशन, हो सकता है इसके आने के चलते जो एग्जिस्टिंग बेसेस थे, क्योंकि अब वहां तो क्राउडिंग हो जाएगा ना। यहां आपने कहा कि थोड़ा सा स्पेस है और उसके बाद सीजी है, लेकिन यहां के कोई मॉलिक्यूल आके फंस गया है बीच में, तो हो सकता है अगली बार सीजी का पेयरिंग ना हो पाए अच्छे से, राइट? या फिर सी यहां से डिलीट ही हो जाए जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इंटरकैलेटिंग एजेंट। तो ये जो इंटरकैलेटिंग एजेंट है ये इंसर्शन भी कॉज करा सकता है, डिलीशन भी कॉज करा सकता है। यानी अल्टीमेटली ये जो एक्रिडीन है ये फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कॉज करा सकता है, जो हमने पढ़ा पहले। इट कैन कॉज
फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, क्योंकि एक्रिडीन इंसर्शन और डिलीशन करने में कैपेबल है। स्वनदीप कह रहा है एरिथ्रोमाइसिन किसका एग्जाम्पल है? सर अभी रुक जाओ, बताऊंगा। तो ये दो मैंने बोला HNO2 और एक्रिडीन, जो कि रेप्लिकेटिंग एज वेल एज नॉन रेप्लिकेटिंग दोनों पे असर डालते हैं। एक है 5-ब्रोमोयूरेसिल, यानी एक होता है बेस एनालॉग। मैं 3 एग्जाम्पल दिया हूं केमिकल म्यूटेजन का। एक मैंने बोला HNO2, एक मैंने बोला थोड़ा सा बोला है एक्रिडीन के बारे में, और तीसरा मैं कह रहा हूं अबाउट बेस एनालॉग्स, जो नाइट्रोजनस बेस हैं उसके एनालॉग्स हैं, उसके ये एनालॉग्स हैं। हर्षिता कह रही है डिलीशन कैसे करा सकता है, या ऐसे करा सकते हैं बेटा, ये जो बीच में स्पेस है उस स्पेस में आके जमा हो गया ये एक्रिडीन। अब यहां C था, अगर लेकिन यहां पे अगर क्राउडिंग आ जाएगा, बीच में कोई अगर मॉलिक्यूल आ जाएगा तो C का शिफ्टिंग हो जाएगा ना ऐसे, या फिर हो सकता है कि C वहां से गायब भी हो जाए, हटा दे उसको, C को रिप्लेस कर दे वहां से। तो दिस इज क्वाइट पॉसिबल कि इसके कारण कोई एग्जिस्टिंग बेस वहां से हट जाए, टूट के अलग हो जाए। तो मैंने कहा है कि जो 5-ब्रोमोयूरेसिल है और 2-अमीनोप्यूरिन है, ये सब बेस एनालॉग हैं, यानी नाइट्रोजनस बेसिस के एनालॉग हैं। एनालॉग मतलब क्या है? स्ट्रक्चर उनके जैसा दिखता है। जैसे याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि ये 5-ब्रोमोयूरेसिल या फिर 2-अमीनोप्यूरिन किसका बेस एनालॉग है? तो 5-ब्रोमोयूरेसिल इज बेस एनालॉग ऑफ थाइमिन एंड 2-अमीनोप्यूरिन इज बेस एनालॉग ऑफ एडेनिन। यानी अगर समझिएगा अच्छे से, अगर कोई डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है तो जहां एडेनिन को जाना चाहिए था, सॉरी जहां थाइमिन को जाना चाहिए था, अगर आप डाल देंगे ढेर सारा 5-ब्रोमोयूरेसिल तो ये एनालॉग है किसका? थाइमिन का। तो इंस्टीड ऑफ थाइमिन ये जाके बाइंड कर जाएगा वहां पे, तो बाइंड तो कर जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली जब आरएनए बनेगा, प्रोटीन बनेगा, तो वहां पे अंतर दिखेगा आपको। वैसे ही जहां बाइंड करना चाहिए एडेनिन को, अगर आप डाल देंगे 2-अमीनोप्यूरिन तो ये जाके बाइंड कर जाएगा। यानी ये अलग अलग बेसिस के एनालॉग्स हैं। यहां ये लिखा है एंटीबायोटिक्स लाइक नियोमाइसिन, केनामाइसिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन combines with small subunit of prokaryotic ribosome and cause misreading of genetic code or induce error in translation। हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं अबाउट मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलेशन। उसमें देखेंगे आप आरएनए पे जाके बाइंड करता है राइबोसोम और फिर प्रोटीन का सिंथेसिस शुरू होता है। तो ये जो आरएनए पे जाके बाइंड करना हुआ राइबोसोम का और प्रोटीन का बनना हुआ, इसे कहते हैं आप रीडिंग करना। क्या कहते हैं आप इसे? रीडिंग करना। तो अल्टीमेटली आप अभी ऐसे याद रख सकते हैं कि जो एंटीबायोटिक हैं ये वाले, ये सब प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। स्वनदीप कह रहा है इरिथ्रोमाइसिन किसका एग्जाम्पल है? सर ये भी एंटीबायोटिक है। इरिथ्रोमाइसिन इज ऑल्सो एंटीबायोटिक, ये भी प्रोटीन सिंथेसिस को ही रोकता है। जैसे नियोमाइसिन, केनामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रोटीन सिंथेसिस को रोकते हैं बैक्टीरिया में, वैसे ही इरिथ्रोमाइसिन भी। आप तो ऐसे याद रखिए कि आप जो पेनिसिलिन और सिफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक खाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, एक्सेप्ट पेनिसिलिन एंड सिफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक, all antibiotic that you use in your daily life used to interfere with protein synthesis of bacteria। इन दोनों एंटीबायोटिक को छोड़ दीजिए, पेनिसिलिन और सिफेलोस्पोरिन को, तो बाकी सब बैक्टीरिया के ट्रांसलेशन को यानी प्रोटीन सिंथेसिस को ही टारगेट करते हैं, उसी को नहीं होने देते हैं। जब प्रोटीन बनेगा नहीं बैक्टीरिया में तो बैक्टीरिया सर्वाइव कैसे करेगा, है ना? इस तरीके से एंटीबायोटिक्स मारते हैं। तो ये था अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूटेजेंस, जो कि आपको ध्यान रखना है, फिजिकल म्यूटेजन एंड केमिकल म्यूटेजेंस। अगली बार जब मिलेंगे, अगले 2 क्लास के लिए जब हम लोग मिलेंगे, तो बात करेंगे अबाउट जेनेटिक डिसऑर्डर्स। वी विल डू सम क्वेश्चंस, वी विल डू सम ऑन हार्डी-विनबर्ग इक्वेशन, और बात करेंगे पेडिग्री के बारे में। हार्डली 2 लेक्चर और लगेगा और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा फाइनली, ठीक है ना? तो हम लोग मिलेंगे इस चैप्टर के लिए फिर से अभी 2 बार और चैप्टर को हम लोग खत्म करेंगे। चलिए, चूंकि सिर्फ 2 लेक्चर का ही कंटेंट बचा हुआ है, यानी मान के चलिए आप चैप्टर खत्म हो गया है। अब आप अच्छे से इसको पढ़िए और थोड़ा एनालाइज कीजिए कि आप कैसे पढ़े हैं, क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना?
थैंक यू वेरी मच।